Now, welcome back to Career Mount, right? And let's start the class today. First of all, I am going to talk about your study. कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाया था, याद आया रानी आपको, है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन का एक नया काइंड, उसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? इंटरोगेटिव प्रोनाउन नाम है। तो ये क्या होता है? तो आप कहोगे एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड। तो एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन को क्या करेगा? रिप्लेस करे, नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाएगा, वैसा क्वेश्चन वर्ड, है ना? अब कहोगे सर ये क्वेश्चन वर्ड मुझे समझ नहीं आया, है ना? वे सारे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, राइट? क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड को भी हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। अब ये WH वर्ड क्या होता है? याद देखिए, W से होता है व्हाट, मैं यहां लिख दे रहा हूं WH वर्ड कहिए या आप इसी को क्वेश्चन वर्ड कहें, दोनों सेम है। और इसके अंतर्गत आता है, क्या आता है? W से होता है व्हाट, वेयर, whom, why, when, who, और H से हमारे पास आता है, क्या आता है? सिर्फ हाउ आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड। आई बात समझ में? तो इसका मीनिंग उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, वरना मैं बोल कर बता सकता हूँ। मीनिंग पता है आपको? मीनिंग पता है? शाबाश, चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम को वेस्ट किए। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर दो चीज हमारे पास आता है, इस बात को याद रखिए। सबसे पहले तो हम लोग हु, है ना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा है हु। हु मतलब कौन होता है, और हुम का मतलब किसे हो, किसे। तो कहोगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है SC, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसका मतलब क्या समझा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो और इस सेंटेंस के एंड में यूज हो। आई बात समझ में? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको यूज करना है, स्टार्टिंग में, और सेंटेंस के एंड में। और ये मुझे पता है ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इतना सही पता हो जाना चाहिए कि सर मैं ऑब्जेक्टिव केस बोल रहा है और सब्जेक्टिव केस बोल रहा है, तो सब्जेक्टिव केस स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्टिव केस एंडिंग में होता है। कोई दिक्कत? चलिए, और ये दोनों जो हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हु और हुम क्या है? तो कहोगे सर ये दोनों जो आप यूज कर रहे हैं, ये किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को बता रहा है। क्या बता रहा है? किसी भी पर्सन या व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, उसके बारे में बताएगा। जैसे जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल में, हु किल्ड रावण। रावण को किसने मारा था? रावण को किसने मारा था? रानी लक्ष्मीबाई ने? सीता ने मारा था? नहीं ना? चलो ठीक है, राम ने मारा था। तो राम जी ने मारा था, तो आप मुझे बताइए, राम तो एक पर्सन का नाम है। आप कहोगे सर नहीं, राम तो भगवान का नाम। अरे पर्सन ही तो पहले थे ना, तो इसीलिए पर्सन के बदले होगा इस्तेमाल हुआ। आप समझ में आया कि मैंने यहाँ पे हु जो हो करा था, ये किसके लिए? पर्सन या व्यक्ति को रिफर है ना, रिफर कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, हु मैरिड हु मैरिड रणबीर कपूर, रणबीर कपूर से किसने शादी किया? तो कहोगे सर अरे वाह कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। तो फटाक से आंसर आपके पास आएगा, आलिया भट्ट, है ना? आलिया भट्ट मैरिड मैरिड रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर से शादी किसने किया? आलिया भट्ट ने किया। तो आप मुझे बताएं ये हु का आंसर इसमें क्या है? आलिया है या रणबीर कपूर? कौन है? आलिया है। चलो, जो आलिया को पसंद करेगा उसे कालिया मिलेगा। आगे रन करते हैं। हु मैरिड रणबीर कपूर? तो आलिया भट्ट, सॉरी आलिया नहीं, मुझे आलिया भट्ट बोलना चाहिए क्योंकि पूरा नाम तो
भट्ट है ना, महेश भट्ट की डॉटर आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी करा, कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं बोलूंगा whom did, आइए, whom did राम, पता है? कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी ऐसा जो इंग्लिश में भगवान का नाम हो गया ना, तो लास्ट में ई लग जाता है इंग्लिश वाले में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रमा हो जाता है, ठीक है। whom did रमा किल, रमा ने किसे मार दिया बताओ? इसका देखिएगा सेंटेंस, whom did रमा किल, तो कहेंगे आंसर रमा किल्ड रावण, तो रावणा, ये लगा दीजिए, है ना, ये लग जाएगा। आइए इस बात को समझिए, whom did रमा किल, सेंटेंस समझने वाली बात है। whom did रमा किल यहाँ पे है, तो आपने आंसर क्या दिया? यहाँ देखिए बाबू, कहाँ ध्यान है आपका? whom did रमा किल, तो रमा किल रावण। तो आप मुझे एक बात बताइए, whom का आंसर जो है हमें कहाँ मिला? रावण मिला, कोई दिक्कत? तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है इसका मतलब। और हु मैरिड रणबीर कपूर, तो आपने बोला आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट मैरिड रणबीर कपूर, तो ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि हु का जो यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, जो अभी मैंने सब्जेक्टिव केस में बताया था स्टार्टिंग में, और हुम का यूज होता है किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हुम का आंसर कहाँ मिलेगा हमें? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट में मिलेगा। अब समझ में आया? कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे या नहीं, ये बताइए पहले। चलिए अब मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, लेकिन पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। आपको इसमें ये फील करना है, ठीक है? आइए अब इस बात को देखिए और इस बात को समझिए, क्या होगा इसमें, हु या होम इसमें यूज कर रहा है प्लीज। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अलग ही दुनिया में जी रहा है बच्चा, अलग ही फ्रो चलता है ना। डैश डज शी नो, तो मैं ये बोलूंगा हु डज शी नो, वह कौन जानता है? संडेस अपने यहाँ में आ रहा है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे क्या? whom, whom does she know, तो कहोगे सर सी नोज राम, मतलब राम तो बाद में आ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे whom का इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में? whom does she know, कोई इश्यूज, कोई दिक्कत? आई यहाँ पे whom does she work, यह काम किसे करता है, गलत है ना, whom बोलना गलत हो जाएगा। अगर आप who यूज इस्तेमाल करोगे, who does this work, यह काम कौन करता है, तो who यहाँ सब्जेक्टिव केस में, अब आंसर क्या होगा? राम डज दिस वर्क, तो राम तो पहले इस्तेमाल हुआ, तो who एक सब्जेक्टिव केस में हो गया। इसका मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करना, डैश डज शी नो, तो आंसर होगा शी नोज राम, तो राम तो बाद में आया है ना, शी नोज राम, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होम का आंसर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हु डज दिस वर्क, यह काम कौन करता है, हु डज कौन करता है, तो सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस उसी में इस्तेमाल। चलिए अब डैश कॉल्ड हर, किसने उसे पुकारा, तो आंसर हो या हो, होम होगा। हो मतलब किसे उसको पुकारा, सोचो किसे उसको पुकारा, अरे क्या स्टेटमेंट है ना। अगर इसका आंसर चेक करो, डैश कॉल्ड हर, तो मैं कहूंगा आई कॉल्ड हर, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इस डैश का आंसर कौन दे रहा है? आई दे रहा है ना जी। सेम का सेम है, तो ये सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस में एक ही मात्र है, वो आपका हु है, ना कि होम। आप समझ में आया?
उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। चलिए, अब अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया होम के बारे में, अभी बताया हु के बारे में, ठीक है। अब आपको ये बताएंगे विच के बारे में। आई बात समझ में? चलिए, अब हम जो बात करेंगे उसका नाम है विच। अब आप विच का पूरी तरह इस्तेमाल जानेंगे जो लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं है ना। विच का यूज, विच का मतलब होता है कौन, सॉरी, किसे होता है, किसको हो जाएगा, है ना, ठीक है। किसे, किसको, कौन सा, कौन भी होता है, किसका लिखा मैंने, किसका हो गया। और विच का मतलब कौन, किसे, किसका, ये सब एनिमल और थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? एनिमल और थिंग, एनिमल और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। किसे, विच का इस्तेमाल किसे, किसको, कौन, किसका, एनिमल और कोई चीज के लिए इस्तेमाल होगा। और इसका इस्तेमाल पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं एनिमल, पर्सन या ऑब्जेक्ट को। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए। किसे पॉइंट आउट करेंगे? एनिमल को करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को करेंगे। मतलब कोई जानवर हो गया, कोई चीज हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। कोई पर्सन भी हो गया, उसको भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। देखो, इस पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। इशारा का मतलब, ध्यान से देखो इस लड़की को, ये वही लड़की है जो सुरपुर के मेले में खो गई थी और मैं ये रोते ही बिलखती पुल के पास रो रही थी और मैंने उसे उठा कर इसे घर पहुंचाया था और इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला था। चलो नेक्स्ट आएंगे, इशारा करना। तो पॉइंट आउट होता है हाथों से इशारा करना, है ना। चलो आगे डन करते हैं। अब एक बात और समझिए, आपको कभी भी, जैसे आपको कभी भी अगर सर दर्द दे तो सेरेन की गोली खा लेना और स्टडी करो। विच ऑफ, और ये पीएन, इस बात का हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। विच ऑफ पीएन, जैसे विच ऑफ पीएन का मतलब क्या हुआ? पीएन का मतलब पुलल नाउन। अभी आपको समझ में आएगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द गर्ल्स, कौन सी लड़कियां ना, विच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में कौन सी लड़की, है ना। विच ऑफ द बॉयज, लड़के में कौन सा बॉय, है ना। विच ऑफ द बॉय नहीं, बॉयज। विच ऑफ द गर्ल नहीं, विच ऑफ द गर्ल्स होता है। आई बात समझे? विच ऑफ द टेबल्स, विच ऑफ द चेयर्स। क्लियर हो गया? शाबाश। अब कहोगे सर, अगर मैं यहां लगा दूं व्हाट और ऑफ और पीएन तो क्या सही होगा ये? व्हाट ऑफ पीएन कभी सुना है? व्हाट ऑफ बॉयज, व्हाट ऑफ गर्ल्स नहीं सुना है आपने? ये स्टेटमेंट नहीं होता है, ये कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको इस्तेमाल क्या करना है? विच ऑफ पीएन इस्तेमाल करना है। चलिए, जैसे अगर मैं कहता हूं क्या, विच विच इज योर कार, इसका हिंदी बताइए। विच इज योर कार, बताइए इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा जानते हैं? विच इज योर कार, आपका कार कौन सी है, आपकी कार कौन सी है। तो कौन सी, कौन, यहाँ तो आ गया, कौन सी आपकी कार है, कौन सी भी हो जाएगा इसके अंदर। आइए, विच इज योर कार, ये कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं, कौन, कौन सी, इसका, ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ वो इंसान के लिए था, पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया था बाबू, है ना। अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बीच का इस्तेमाल कोई एनिमल और थिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपने विच इज योर कार, कौन सी आपकी कार है, तो आप मुझे बताइए इंसान के बारे में पूछ रहा है, नहीं ना, कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ विच इस्तेमाल हुआ। आप ना कौन सी आपकी कार है या आपकी कार कौन है, आपकी ना कौन सी आपकी कार है, ये मैं यूज कर रहा हूँ। तो कहोगे सर कौन का इस्तेमाल तो आप
हु में बता चुके हैं, किसे, कौन, हु मतलब कौन, इंसान के लिए। क्या यहाँ पे इंसान है क्या कार? नहीं ना। तो आप कहेंगे विच इज योर कार, कौन सी आपकी कार है, या आपकी कार कौन सी है, कोई दिक्कत? शाबाश। चलिए अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये वाली पार्ट, सुना ध्यान से। मैं कहूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग टीच इंग्लिश। इनमें से कौन है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना? तो कहोगे सर, वाह, शाबाश। विच है और ऑफ लगा है, तो यहाँ पे होना चाहिए टीएन। तो फॉलोइंग हमारे पास ये प्लूरल नाउन है, इसका मतलब फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब नीचे एक से ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, क्या देता हूं मैं, अलग सर डालता हूं, अलग सर। अलग सर जानते हैं, पीडब्ल्यू में फाउंडर है, बात अलग है, पढ़ाते नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा, और कौन टीचर हो गया जी, आ, उनका नाम क्या है, पटना वाले खान सर है ना, और सी वाले ज्ञान बिंदु सर है ना। आइए, हाँ ज्ञान बिंदु है नाम उस कोचिंग का, लेकिन नाम है रोशन, रोशन आनंद, यही ना जी, रोशन आनंद। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, रोहित सर। आइए, आइए मेरे बच्चे, और सुनिए बाबू, आप बाराती में आए, पैर कहाँ है तुम्हारा, डिसिप्लिन में रहा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टीच इंग्लिश, इनमें से कौन है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं? अलग सर, खान सर, रोशन सर, रोहित सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोहित सर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये आपका पुलर नाउन है। कैसे पुलर नाउन हुआ, एक दो तीन चार, चार लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग हैं, चार लोग हैं, इसीलिए पुलर नाउन है। और उसमें से आपने चूज कर लिया विच, कौन सा। आई बात समझ में? अब एक बात और समझना है आपको, मेरी बात को समझना है ध्यान से। चलिए, पिछले क्लास में मैंने कुछ चीज पढ़ाया था, सुन लीजिए। ऑफ के बाद कुछ भी रहता है, हमेशा इसके अकॉर्डिंग आप इसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विच हमारा सिंगुलर नाउन है, किसी एक व्यक्ति की बात करें, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ, जो अपने आप में करेक्ट। क्लियर हुआ, कोई डाउट? शाबाश। तो आप इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट। मतलब इसमें आप जानने वाले हैं व्हाट, अब ये व्हाट जानेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, व्हाट का मतलब तो पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या, अरे व्हाट मीन्स क्या, क्या, राइट। इसका इस्तेमाल जो होता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन जानते हैं जी, व्याख्या करना। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान बताने के लिए, क्या बताने के लिए, पहचान बताने के लिए। और कोई बात को अगर जस्टिफिकेशन करना है, जस्टिफिकेशन मतलब जानते हो, पता है जस्टिफिकेशन का मतलब, बताता हूँ। आपने कोई गलती कर लिया, और है ना, गलती कर लिया, अब मैं समझ गया, मैंने देख लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, तो अपने मन से बोलो सर मेरा मतलब ऐसा नहीं था सर, सॉरी सर, सर मैंने ऐसे कुछ नहीं करा है सर। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने कहाँ कुछ बोला है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, बस गलती करा मैंने, देखकर छोड़ दिया। तो आप अपने मन से जस्टिफाई करो, सर मेरा मतलब ये नहीं था सर, सॉरी सर, दिस वन दैट वन फलाना ठिकाना, ये सब हो जाए, तो ये होता है जस्टिफिकेशन। आगे रन कीजिए। चलिए, व्हाट का इस्तेमाल जो होता है, व्हाट का यूज आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस में भी हम लोग कर सकते हैं। सुनिए, व्हाट का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्टिव केस में भी कर सकते हैं, सुनिए, है ना। तो व्हाट एक ऐसा हमारे पास प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, क्या करता हूं क्वेश्चन, कहूंगा व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
करियर माउंट। लो, आइए इस दोनों का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इन दोनों का आंसर बताने की कोशिश कीजिए प्लीज। बाबू बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे? बात करेंगे बाबू। खड़े हो जाइए आप। और तुम नहीं, बात मत किया करो। यहाँ पढ़ाओ में ध्यान दीजिए प्लीज। व्हाट डज योर फादर डू? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आपके पिताजी क्या करते हैं? आंसर क्या लिखेंगे? योर फादर वर्क्स। योर फादर, योर फादर, सॉरी, योर फादर टीच मैथ्स। आपके पिताजी मैथ्स पढ़ा। तो आप मुझे बताइए व्हाट डज योर फादर डू, इसका आंसर शुरू में आया क्या? शुरू में आया? इसका आंसर कहाँ निकला? लास्ट में निकला। तो कहोगे सर ये तो हमारा आप इसके लिए इस्तेमाल कर लिए, ऑब्जेक्ट में इसका आंसर है, तो यहाँ पे व्हाट इस्तेमाल किस लिए हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अगला। मैं बोलूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट। करियर माउंट का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे पहाड़ पे चढ़ना, करियर को ऊंचाई पे ले जाना। माउंट मतलब क्या होता है? माउंटिंग मतलब चढ़ जाना, ऊपर होता है। माउंटेन में मतलब ऊपर, हाई वाला चोटी होता है। तो आप कहोगे सर करियर को ऊपर ले जाना, है ना? तो आप कहोगे राइज इन कैरियर। तो कहोगे सर करियर में तो ऊंचाई पे ले जाना होता है, आपने तो ये बात बताई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट? तो आप कहेंगे राइज इन करियर इज द मीनिंग ऑफ, राइज इन द करियर इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट। तो करियर माउंट का मतलब क्या है? तो आप कहोगे राइज इन करियर। तो इस वर्ड का आंसर हमें क्या मिला? लास्ट मिला क्या? नहीं, शुरू में मिला। तो ये सब्जेक्टिव केस में इसका आंसर है। अब कहोगे सर एक छोटी सी बात आ सकती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट? तो आप ये भी तो बोल सकते हो द मीनिंग ऑफ करियर माउंट इज ये, द मीनिंग ऑफ करियर माउंट इज इन करियर। तो देखो व्हाट का आंसर, व्हाट के बाद यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट, तो क्या है जो करियर माउंट का मतलब है? तो इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद क्या इस्तेमाल हुआ है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और ये एल भी लिंकिंग वर्ब है। इसके पहले हमारा ये इस्तेमाल हो गया सब्जेक्टिव केस। उम्मीद करते मेरी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, दिक्कत तो है, बताइए क्या दिक्कत है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर माउंट मतलब क्या करियर माउंट का मतलब है? व्हाट मीन्स, दिस मीन्स, इट मीन्स। तो ये मीनिंग ऑफ द करियर माउंट का पूछ रहा है। ये इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो आप ये सब्जेक्ट की तरह काम करें। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए। आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है? और नहीं, अभी आप ऑनलाइन क्लास कर ही रहे। आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है? नहीं ना पढ़े? शाबाश, नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कभी नहीं भी पढ़ना चाहिए। आइए यहाँ पे और यहाँ पे डाल कीजिए प्लीज। तो ये आपका प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट रेस? चलिए इन 5 सेंटेंस को जरा देखिए और हमें बताइए इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है डिफरेंस? आप बता सकते हैं? नहीं सर, हु इज फादर, व्हाट इज योर फादर, इसमें कौन गलत है कौन सही है, क्या सारे सही है? कुछ नहीं पता है इसके बारे में, है ना? बहुत ही कंफ्यूज कर दिया मैं आपको, है ना? जानिए इसका आंसर जानिए। हु इज योर फादर मतलब इसमें आपको नेम पूछ रहा है, किसका? इसमें नेम पूछ रहा है फादर का। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है? जॉब पूछ रहा है, पापा आपके काम क्या करते हैं, ये नहीं पूछ रहा है जी। विच इज योर फादर, कौन आपके पिताजी है, इसका मतलब इतना सारा लोग है और इसमें से पूछ रहा है कौन आपके पिताजी है। तो मान लो ये तुम्हारे होंगे बहुत सारे ऑप्शन में से तुम्हारे एक फादर, बहुत सारे में से कोई एक, समझे? ये हुआ विच इज योर फादर का मतलब। अब आइए, अभी हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, 5 है, 4 ना 5 है, इन दोनों में डिफरेंस कोई बता पाएगा? स्टार डालो। इसमें ड्रेस पूछ रहा है, दोनों में सेम सेम है। आप एक दुकान में गए, आप एक दुकान में गए, अरे यार, पता नहीं लड़की का ड्रेस कैसा होता है, मुझे बनाना नहीं आता है। छोड़ो। एक ड्रेस है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉल में गए आप, इतने सारे ड्रेस है और आपसे पूछ रहा है विच इज योर फेवरेट ड्रेस, आपका फेवरेट ड्रेस कौन है? तो जो होगा उसमें से बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें चॉइसेस रहेंगे, अवेलेबल चॉइसेस रहेंगे, बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल रहेंगे, उसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है। अब व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेस का मतलब नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइसेस, अपने मन से बोले कौन सा फेवरेट ड्रेस है, यहीं पे बोलो, यहाँ पे ड्रेस नहीं है। मैं पूछूंगा व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेस, तो आपको सर प्लाजो, है ना, है ना, या क्या बोलते हैं, फ्रॉक बोल सकते हैं आप, पता नहीं है क्या फेवरेट होगा। आप क्या बोलेंगे? धोती कुर्ता, है ना रोशन? धोती कुर्ता होगा? नहीं ना, मेरा है क्या? चलो ठीक है, तो मैं जीन्स शर्ट हो सकता है या ब्लेजर हो सकता है। तो यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस नहीं, चॉइसेस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, चॉइसेस अनअवेलेबल है और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आप बोल दीजिए हाँ ये है मेरा फेवरेट, जब व्हाट पूछा जाए। अगर यहाँ पे ढेर सारा है तो आपको बोलना है विच इज योर फेवरेट ड्रेस, इन सब में से कौन है आपका। क्लियर? एक बात देखिए, उम्मीद करते बात समझ में आ गया, कुछ कहना चाहेंगे? इस 4 क्वेश्चन का आंसर आप बनाकर लाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, राइट, है ना? और इन सारी चीजों को अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, बाय।